दोस्तों आज हम भारत के उस खजाने के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जमीन के नीचे दबा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के खनिज संसाधनों की, जो कि सीमित है एवं तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं खत्म होते हुए एवं सीमित संसाधनों के बीच में रहने वाली है। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के खनिज संसाधन के बारे में कि खनिज संसाधन की संपदा, वितरण और संरक्षण क्यों जरूरी है, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। जो आपकी सेकंड बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर 5 भारत के खनिज संसाधन। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं भारत के खनिज संसाधन की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खनिज होते क्या हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें खनिज क्या है, खनिज की डेफिनेशन क्या होगी, तो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लोहा, तांबा, बॉक्साइट जैसे संसाधन हमारी सभ्यता के निर्माण खंड है। ठीक है, अगर हम प्राचीन समय की बात करते हैं, तो पहले जो औजार बनते थे, बर्तन बनते थे, हथियार बनते थे, वो इन खनिजों से बनते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, क्या आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद में इन खनिजों का जो यूज था, उसके अंदर हमें एक परिवर्तन देखने को मिला और जो इम्पोर्टेंस थी खनिजों की, वो भी समय के साथ में इंक्रीज होती गई। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें खनिजों की कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली दो प्रकार के खनिज होते हैं आपके। फर्स्ट आपका हो जाता है धात्विक खनिज और दूसरा आपका हो जाता है अधात्विक खनिज। तो खनिजों को उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और दो प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक एवं अधात्विक खनिज। ठीक है दोस्तों, ये वर्गीकरण आप लोगों ने याद रखना है। फिर जब अगर हम बात करते हैं धात्विक खनिज की, तो ये भी दो प्रकार का होता है। कौन सा, लौह खनिज और अलौह खनिज। अब लौह खनिज कौन सा हो गया, जिसके अंदर लोहे का अंश होता है, लेकिन जिस खनिज के अंदर लोहे का अंश नहीं होता वो आपका हो जाता है अलौह खनिज। तो जब हम लौह खनिज की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, लोहे का अंश होता है। फॉर एग्जाम्पल लौह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अलौह खनिज की, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना, ये सभी आपके अलौह खनिज के एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए आपके पास में एक चुंबक है, वो सारी चीजें जो आपकी चुंबक की तरफ चिपकेगी, तो वो आपके कहाँ आ जाती है, लौह खनिज में आ जाती है। और जो चुंबक से आकर्षित नहीं होती है, वो आपके अलौह खनिज हो जाते हैं। ठीक है, दो टाइप के हो गए खनिज यहाँ पर आपके, लौह और अलौह। ये तो हमने पढ़ा धात्विक खनिज। फिर अगर हम बात करते हैं अधात्विक की, तो अधात्विक के अंदर आपके ऊर्जा और अन्य खनिज संसाधन आ जाते हैं। ईंधन खनिज हो जाता है फर्स्ट, जिसमें कार्बनिक उत्पत्ति से जीवाश्म ईंधन आप इसको कह सकते हो। चाहे ईंधन खनिज आए या फिर जीवाश्म खनिज आए, आपके लिए सेम ही बात होती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं ईंधन खनिज। फिर नेक्स्ट आपका आता है अन्य अधात्विक खनिज, जिनकी उत्पत्ति जो है वो अकार्बनिक है। फॉर एग्जाम्पल अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। फिर अगर हम बात करते हैं भारत के जितने भी खनिज हैं उनकी विशेषताओं की दोस्तों, तो विशेषताएं क्या रहने वाली है। खनिजों की प्रमुख विशेषता में सबसे पहली विशेषता जो आती है, वो आती है कि खनिजों का वितरण असमान रूप से वितरित होता है। यानी कि हमें हर एक जगह पर बराबर मात्रा में खनिज नहीं मिलते हैं। किसी जगह पर कम खनिज होते हैं, किसी पर होते ही नहीं है, तो कहीं पर खनिजों के असीम अपार भंडार होते हैं। तो क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं और जो खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा है, उसके बीच में प्रतिलोमी संबंध होता है। कैसे, कि अगर क्वांटिटी ज्यादा है किसी क्षेत्र में खनिज की, तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी खराब होती है। ठीक है, जब क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर जिस खनिज की क्वांटिटी कम होती है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का संबंध है, मात्रा एवं गुणवत्ता के बीच का संबंध है, वो कैसा है, प्रतिलोमी है। कि अगर मात्रा ज्यादा होगी किसी खनिज की, तो उसकी गुणवत्ता कम होगी, और अगर कम मात्रा में खनिज पाया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की होगी, अच्छी गुणवत्ता उसकी होगी। ठीक है, और ये सभी खनिज जो है वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है, खनिज क्या होते हैं, सीमित होते हैं, इनको बनने में बहुत ही लंबी अवधि लगती है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो इनकी एक समाप्ति की अवधि होती है।
भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में बहुत ही समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा, मात्रा और गुणवत्ता के बीच में प्रतिलोमी संबंध है, इनका वितरण असमान रूप से वितरित है और सीमित खनिज होते हैं, बनने में बहुत ही समय लगता है। तो ये हो गई आपकी विशेषताएं। फिर अगर हम बात करते हैं भारत में खनिजों के वितरण की, तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार के खनिजों का वितरण हमें देखने को मिलता है। तो कौन सी वो प्रमुख पट्टियां हैं जहां पर हमें भारत में खनिजों का वितरण देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की, जहां पर अधिकांश धात्विक खनिज आपके मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका नीचे वाला पार्ट हो गया प्रायद्वीपीय पठार वाला पार्ट, यहाँ पर अधिकांश धात्विक खनिज मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं गुजरात की अवसादी चट्टानों की, तो यहाँ पर है पेट्रोलियम के भंडार। फिर आपका आता है नेक्स्ट असम वाला क्षेत्र, जहां पर अवसादी चट्टाने हैं और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार है, जैसा कि हमने डिगबोई क्षेत्र के बारे में बात की थी। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र हो गया, यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। फिर अगर हम आते हैं नदी घाटियों वाले क्षेत्र पे, जहां पर आपकी सोन, गोदावरी, दामोदर आदि नदियां हैं, महानदी नदी है, वहां पर आपके कोयले का 97% भाग जो है वो दिखाई देता है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका, एक बेल्ट ये हो गया, एक बेल्ट आपका ये हो जाता है और नेक्स्ट बेल्ट आपका यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर भारत के अंदर खनिजों का हमें अपार और असीम भंडार देखने को मिलता है और कई सारे वो क्षेत्र भी है जहाँ पर हमें खनिज देखने को ही नहीं मिलते। तो अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर बेल्ट्स की, पट्टियों की बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास मुख्य तो 3 बेल्ट है, उसके बाद में हम कुछ अन्य बेल्ट्स की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहला आपका बेल्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं हम, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसके अंदर छोटा नागपुर क्षेत्र आ जाता है। अब इस रीजन के अंदर याद रखिएगा झारखंड, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सम्मिलित है। प्रमुख खनिज यहाँ पर कौन से हैं, की मिनरल्स कौन कौन से हैं आपके, लॉयस्ट यानी कि आयरन ओर हो गया, कोयला हो गया, मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, अब्रक हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आप सबने, ये सारे खनिज इस बेल्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। जो आपका बेल्ट है छोटा नागपुर वाला, झारखंड, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर अगर हम मैप पर देखते हैं, तो ये जो आपका बेल्ट है, पहली बात आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैप पर जो स्टेट्स की सीमा है उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें कई प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, जो कि आपके हैं लौह, कोयला, बॉक्साइट आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेल्ट दक्षिण पश्चिमी बेल्ट। याद रखिएगा, नेक्स्ट आपका आएगा ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल सम्मिलित है। कौन कौन सी स्पेसिफिक मिनरल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, तो लौह धातुएं और बॉक्साइट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं केरल की मिट्टी की, तो इस मिट्टी के अंदर, इस रेत के अंदर मोनाजाइट और थोरियम जैसे खनिज पाए जाते हैं और बॉक्साइट क्ले भी यहाँ पर पाया जाता है। गोवा के अंदर लौह के भंडार है और इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन सा है, आपका निवेली क्षेत्र। जो निवेली बेल्ट है आपका, वो यहाँ पर आपका अपवाद रहने वाला है, जिसके अंदर लिग्नाइट, जिसको कि क्या कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है, ये आपके यहाँ पर निवेली में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, निवेली में आपको लिग्नाइट या भूरा कोयला यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा बेल्ट है हमारा, नेक्स्ट बेल्ट हमारा आ जाता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जिसके अंदर हमारा मुख्यतः गुजरात एवं राजस्थान सम्मिलित है। याद रखिएगा, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। आज का लेक्चर थोड़ा सा रैपिड रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश की हम बात करते हैं, तो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला, जहां पर तांबा और जिंक पाए जाते हैं, और खासकर यहाँ पर भवन निर्माण के लिए जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है वो पाए जाते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर। दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी बलुआ पत्थर से बना है। ग्रेनाइट, संगमरमर, जो आपका ताजमहल बना है वो इसी संगमरमर से बना है, जो कि राजस्थान से ले जाया गया था। और जिप्सम, तो ये जो धातुएं हैं जो कि आपकी राजस्थान में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात के अंदर हमें पेट्रोलियम निक्षेप देखने को मिलते हैं, जहां पर अगर हम मुख्य क्षेत्र की बात करें तो अंकलेश्वर आपका मुख्य तेल क्षेत्र हो जाता है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है।
तो ये हो गया आपका थर्ड बेल्ट। मैप पर याद रखिएगा राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका एक और अन्य पट्टी आती है जो कि है हिमालय पट्टी एवं अन्य क्षेत्र, जहां पर कौन से खनिज मिलते हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि यहां से प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि आप मानचित्र पर देख सकते हैं, ये जो आपका बेल्ट है यहाँ पर ये सारी चीजें पाई जाती है। और यहाँ पर जो मुंबई हाई वाला क्षेत्र है, ऑफशोर ऑयल यानी कि अपतटीय क्षेत्र जहां पर तेल खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं असम की, जिसके अंदर डिगबोई क्षेत्र हो गया, और भी कई सारे क्षेत्र हैं जहां से खनिज तेल यानी कि ऑयल निकाला जाता है। तो ये हो जाती है आपकी लास्ट पट्टी, बेल्ट हो जाता है, जो कि हम एक्स्ट्रा में गिनते हैं। 3 आपके इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हमने स्टार्टिंग में बात की, और हिमालयन पट्टी जो है, हिमालयन बेल्ट जो है वो आपका एक्स्ट्रा में काउंट होता है। तो 3 आपने मुख्यतः याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने चुनौती क्या है दोस्तों, कि जैसा कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जो खनिज संसाधन है ये क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। तो सीमित संसाधन है, लेकिन मांग समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। तो ये हमारी मुख्य चुनौती है कि किस प्रकार से इन सीमित संसाधनों का उपयोग किया जाए कि इस बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। साथ ही जब हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसके लिए फ्यूचर हमारी जो जनरेशंस है, भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी मांग को कैसे पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है खनिजों का भंडार जो कि समय के साथ घटता ही जा रहा है। और आगे की पीढ़ियों की दृष्टि से हम देखें तो उनके सामने तो और ज्यादा चुनौती आएगी, क्योंकि संसाधन तब तक सीमित हो जाएंगे। अब सीमित संसाधन है, इनको बनने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन जो मांग है वो समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। ये संसाधनों की मांग कभी कम नहीं होगी। तो जब हम बात करते हैं भूगर्भिक दृष्टि से, तो खनिजों के निर्माण में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, जरूरत हो तो अचानक से उत्पादित हो गई, नहीं, इसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरणीय मुद्दों के समन्वय आवश्यक है। हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर हम क्या बात करते हैं कि हम किसी भी चीज का, हर उस संसाधन का प्रयोग ऐसे करें कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो ही हो, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशंस है, उनकी जरूरतों को भी हम ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आज के समय पर प्रयोग करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तभी ये चुनौती हमारे सामने आ रही है। तो इस चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे, तो मुख्यतः हमारे पास यहाँ पर 3 सोल्यूशन है कि खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है। फर्स्ट आपका है उन्नत तकनीक, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत पर प्रयोग, यानी कि जो निम्न कोटि के अयस्क है, आयरन ओर हो गए आपके निम्न कोटि के, लो क्वालिटी के, उनका हमें प्रयोग करना है, जिसको अभी हम कैसा मानते हैं, वेस्ट मानते हैं, लेकिन हमें उसका भी प्रयोग करना है, ठीक है। सेकंड आपका आता है रिसाइकलिंग। क्या आता है, रिसाइकलिंग आपका सेकंड नंबर पर आता है कि पुनर्चक्रण करना है, कि धातुओं का पुनर्चक्रण, जैसे कि स्क्रैप का उपयोग, जो स्क्रैप मटेरियल्स हो गए उनका उपयोग करना है। थर्ड हमारे पास यहाँ पर आता है प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करना है, हमें क्या करना है, अन्य विकल्प ढूंढने हैं जिसका इस्तेमाल हम इन खनिजों की जगह पर कर सके। तो दुर्लभ धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग, यानी कि वो खनिज जो कि बहुत ज्यादा दुर्लभ है, सीमित है, और वापस बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है इन सभी खनिजों को, तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, ठीक है। तो ये 3 हमें यहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं भविष्य की और ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत, कि कौन से वो वैकल्पिक स्रोत है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोयला और पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं, जो कि क्या है, ईंधन खनिज है, ये क्या है, ऊर्जा के समाप्त होने वाले स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, इनके भंडार क्या है, सीमित है, और समय के साथ ये खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो सब्स्टिट्यूट आप क्या ढूंढेंगे, ये क्या हो गए, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, नवीकरणीय स्रोतों का, ठीक है, नवीकरणीय, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग और भूतापीय ऊर्जा, इन सभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का हमें प्रयोग करना है इंस्टेड ऑफ कोयला एंड पेट्रोलियम, ठीक है दोस्तों।
तो सतत पोषणीय विकास जो है वो भावी पीढ़ियों के संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। अगर हमें सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को कंप्लीट करना है तो हमें इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा, इन सब्स्टिट्यूट्स का उपयोग हमें करना होगा। तो संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है, इसीलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। ये जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, जो सब्स्टिट्यूट्स है, इनका उपयोग हम कर सकते हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल है, तो एक लॉन्ग टर्म तक इनका उपयोग किया जा सकता है रेदर देन कोल एंड पेट्रोलियम। याद रखिएगा, तो ये हमारे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट यानी कि वैकल्पिक स्रोत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमारे ऊपर एक साझा जिम्मेदारी है कि हमारे खनिज संसाधन सीमित है और इनके भंडारों को अगर हमें लंबे समय तक प्रयोग करना है तो इनका संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साझा भविष्य, अब जो हमारा भविष्य है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो भी हमारे ऊपर है। अगर हम आज इन संसाधनों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो आने वाली हमारी ही जनरेशन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। तो हमारे चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि हम उनको वेस्ट ना करें, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ छूटे, तो बेसिकली हमें संरक्षण करना है। ये था हमारे आज के इस लेक्चर का निष्कर्ष। जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं फेरस मिनरल्स यानी कि लौ खनिजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।